हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नर्व इम्पल्स क्या होता है, इसकी जनरेशन मतलब ये कैसे जनरेट होते हैं और कैसे ये कंडक्शन इनकी होती है, कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूरॉन का डिटेल में डायग्राम देखा होगा। न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं। तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होने का मतलब क्या है कि जैसे कि वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो भी एक्साइटेबल सेल्स हैं जिसमें नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेल बॉडी से देन एक्सॉन तक क्या हो रहा है, पहले डेंड्राइट्स देन सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन पर क्या हो रही है, नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं। तो जो नर्व इम्पल्सेस है वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और एक होती है केमिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो विद इन द न्यूरॉन ट्रांसमिट होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विद इन द न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन के अंदर जो जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाएंगी। और ये क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या है, ये एक तरह से मैसेज है या फिर सिग्नल्स हैं, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल में कैसे जाती है, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू जाती है, केमिकल इम्पल्सेस जाती है। क्यों, यहाँ पर आप देख रहे हो ये एंड है, तो ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन का जो एंड पार्ट होता है उसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, और इन एक्सॉन टर्मिनल के एंड पर क्या होती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है, साइनेप्टिक बल्ब्स होते हैं। ये साइनेप्टिक बल्ब के अंदर क्या होती है, ये गोल गोल आप देख रहे हो, ये क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन या फिर एक न्यूरॉन दूसरे मसल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता, बीच में गैप होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जा सकती। ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिर्फ एक न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसमिट हो सकती है। अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर मसल के अंदर मैसेज जाना है, सिग्नल जाना है, तो कैसे जाएगा, जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहां पर पहुंच जाएंगी एंड पर, तो ये एंड से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। तो यहां पर ये देखो, इस गैप में ये न्यूरॉन है, तो सपोज ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, तो उसके बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, और इस साइनेप्स में ये केमिकल ट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं जिनको, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं इनको। तो एक न्यूरॉन के अंदर ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या जाता है, केमिकल इम्पल्सेस, या फिर आप बोल सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू मैसेज जाता है, ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड टू कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एफिशिएंटली। क्योंकि न्यूरॉन क्या है, देखो सेल बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, लेकिन न्यूरॉन हो गया, मसल सेल्स होंगे, इनके पास क्या है, इनके पास एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि ये एक्साइट हो सकते हैं और मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इनके पास ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी कर सकते हैं एफिशिएंटली, इनके पास ये प्रॉपर्टी है। These signals are called nerve impulses, और ये जो सिग्नल ट्रांसफर करते हैं इसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि विद इन द न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल तक जो जाता है वो क्या है, केमिकल इम्पल्स, या फिर आप बोल सकते हो केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। नाउ बिकॉज न्यूरॉन रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन क्या करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। ये जो डेंड्राइट्स आप देख रहे हो, ये ब्रांचेस, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये क्या करती है, ये रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को, या तो इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगी, या फिर ये डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगी। तो रिसीव हमेशा डेंड्राइट्स कर रही है इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद ये जो सेंटर वाला है इसको हम सेल बॉडी या फिर सोमा कहते हैं। ये सेल बॉडी जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है उसको प्रोसेस करता है, और देन ये किसकी तरफ जाती है इंफॉर्मेशन, एक्सॉन की तरफ आगे पास होती है। तो ये जो लंबी सी आप देख रहे हो ये क्या है, लंबी ब्रांच एक्सॉन है। तो एक्सॉन आगे इंफॉर्मेशन या फिर इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करती है। तो क्या होता है कि रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट करती है, प्रोसेस कौन करता है, सेल बॉडी करती है, और ट्रांसमिट कौन करता है इंफॉर्मेशन को, एक्सॉन करता है आगे।
तो ये रैपिडली होता है थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। तो अभी मैंने बताया कि ये रैपिडली ऐसे तो नहीं होता कि बहुत टाइम लगता है। सपोज आपने कुछ गर्म चीज़ टच कर ली तो एकदम आप हाथ पीछे करते हो, तो ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत जल्दी होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ये केमिकल भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल विद इन द न्यूरॉन होगा। एक न्यूरॉन जब दूसरे सेल को मैसेज देगा, सपोज एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दिया, या फिर एक न्यूरॉन ने दूसरे मसल को मैसेज दिया मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को दिया तो उसके बीच में जो ये गैप देख रहे हो आप, इसको हम साइनेप्स कहते हैं। और अगर एक न्यूरॉन दूसरे मसल को देता है तो वो क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। तो ये दो तरह से होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड केमिकल इंपल्स। अभी इस लेक्चर में हम डिटेल में इलेक्ट्रिकल इंपल्स समझेंगे, साइनेप्स हम बाद में समझेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे होता है। तो ईच पार्ट प्लेज अ रोल। तो हमने अभी देख लिया कि डेंड्राइट क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करती है, चाहे दूसरे न्यूरॉन से करें चाहे सेंसरी रिसेप्टर्स रिसीव करें। सेल बॉडी उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और एक्सोन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। तो देख रहे हो आप कैसे ये इंपल्सेस सेल बॉडी से दूर जा रही है, एक्सोन लेकर जा रहा है। तो एक्सोन के थ्रू ये इंपल्सेस बाद में यहाँ पर आती हैं। सो फर्स्ट डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी एंड देन एक्सोन। तो इसी डायरेक्शन में ही इंपल्स जाती है, कभी भी इंपल्स इधर नहीं आएगी, इंपल्स हमेशा इधर साइड ही जाएगी। तो इंपल्स आप समझो, इंपल्स मतलब सिग्नल्स या फिर मैसेज आप समझ लो सिंपली। अब एक्सोन टर्मिनल क्या है, ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो एक्सोन के एंड पर, ये एक्सोन टर्मिनल्स हैं। इनके एंड पर ये जो बल्ब्स होते हैं, साइनेप्टिक बल्ब्स, और उसके अंदर ये स्मॉल राउंड साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। वंस एक बार ये जो इंपल्स है, नर्व इंपल्स यहाँ पर आ जाएगी तो वो जो वेसिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और वेसिकल्स में से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो ये देखो कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हो गए साइनेप्स में और दूसरे न्यूरॉन ने उसको रिसीव कर लिया। जैसे ही दूसरा न्यूरॉन उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है, दूसरे न्यूरॉन में भी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो जनरेट हो जाती है, नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है और वो ऐसे ही देन मूव करती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, जो कि अभी हमने देखा कि जो विद इन द न्यूरॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो विद इन द न्यूरॉन, सपोज ये सेल बॉडी और इसके आसपास ये क्या है, डेंड्राइट्स है और ये एक्सोन टर्मिनल्स। ओके, तो ये एक सिंपल डायग्राम है न्यूरॉन का। अब देखो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स का मतलब है कि यहां से डेंड्राइट से सेल बॉडी एंड सेल बॉडी से देन एक्सोन टर्मिनल। तो ये जो न्यूरॉन के बीच में ही जो मैसेज या फिर इंपल्स ट्रांसफर हो रही है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। तो उसके बारे में हमने पढ़ना है कि ये जो न्यूरॉन्स है इनमें ये एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी कैसे है, ये न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेज को कैसे लेते हैं, कैसे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट होती है, ऐसे प्रॉपर्टी ये कैसे जनरेट होती है, इंपल्स कैसे जनरेट होती है, बेसिकली जनरेट कैसे हुई, ट्रांसमिट या फिर कंडक्शन कैसे होती है इस इंपल्स की। तो देखो कुछ जो टर्म्स है वो आपको समझनी जरूरी है। इसको समझने से पहले बहुत इजी टॉपिक है, आराम से आप सुनिए। फर्स्ट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, सिंपली देखो, मेम्ब्रेन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल के आउटसाइड प्रेजेंट है। अब अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन के आउटसाइड भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये पूरी ये सेल मेम्ब्रेन ही है न्यूरॉन के। और स्पेशली हम एक्सोन की यहाँ पर देखते हैं, तो जो एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं, एक्सोलेमा। तो ये जो प्रीवियस मैंने लेक्चर है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है सारे पार्ट्स। एक्सोलेमा क्या है, एक्सोलेमा सेल मेम्ब्रेन है किसकी, एक्सोन की। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर कौन से आयंस हैं और इसके बाहर कौन से आयंस हैं, और ये जो आयंस हैं इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। कुछ आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। अब देखो सेल के अंदर जो होता है, सेल के अंदर चाहे वो न्यूरॉन है चाहे कोई भी सेल है, उसके अंदर ज्यादा क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि सेल के अंदर एक तो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और क्या होता है, सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। और सेल के बाहर क्या होता है, सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, क्योंकि सेल के बाहर एक तो सोडियम होता है, पॉजिटिव है ये भी,
प्लस साथ में ही इसमें कुछ क्लोराइड भी होते हैं, क्लोराइड आयंस। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या होता है, नॉर्मली जो सेल है उस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम को सेल के बाहर फेंकता है। कितने सोडियम को, 3 सोडियम को। और ये सोडियम पोटेशियम पंप 2 पोटेशियम को सेल के अंदर फेंकता है। मतलब 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर भेजता है विद द यूज ऑफ 1 एटीपी। एटीपी एक यूज होती है ऐसा करने में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये नॉर्मल है, चाहे ये न्यूरॉन है, चाहे ये कौन है, चाहे कोई भी सेल है, उसमें ऐसा होता है कि अंदर क्या होता है, क्योंकि बाहर 3 सोडियम जा रहे हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो बाहर पॉजिटिव ज्यादा होता है। अंदर पोटेशियम 2 ही जा रहे हैं, तो अंदर जो पोटेशियम है 2 पॉजिटिव गए, तो अंदर पॉजिटिव कम है, साथ में ही नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है इनसाइड द सेल, इसलिए अंदर जो है नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो अंदर नेगेटिव है, बाहर क्या होता है, मोस्टली पॉजिटिव ज्यादा है। तो इसको क्या बोलते हैं, अब देखो यहां पर क्या है, वोल्टेज का डिफरेंस है, आयंस का डिफरेंट है, चार्जेस का डिफरेंट है। तो बाहर चार्जेस पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर चार्जेस क्या है, नेगेटिव ज्यादा है। तो ये क्या है, एक डिफरेंस है आयन कॉन्सेंट्रेशन में या फिर वोल्टेज कॉन्सेंट्रेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल। कोई भी सेल है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो इनसाइड द सेल क्या होता है, इनसाइड द सेल मोर नेगेटिव चार्ज है, जबकि आउटसाइड द सेल मोर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक चार्ज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो इनसाइड ऑफ सेल मोर नेगेटिव आयन, आउटसाइड हैज मोर पॉजिटिव आयन। दिस क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज और पोटेंशियल। तो इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस या फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर और सेल के बाहर रहता है। अब अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स में ये कितना होता है, -70 मिलीवॉट्स। -70 मिलीवॉट्स का क्या मतलब है कि न्यूरॉन के अंदर -70 मिलीवॉट नेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। न्यूरॉन के इनसाइड क्या है, -70 मिलीवोल्ट्स ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो इतना ज्यादा नेगेटिव है ये अंदर से न्यूरॉन। अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो उसमें -90 मिलीवोल्ट्स होता है। तो ये जो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, अभी ये क्या है, ये क्या है, वोल्टेज डिफरेंस। मेम्ब्रेन पोटेंशियल एवरी सेल में होता है, लेकिन जो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी की मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कि जो सेल के अंदर ज्यादा नेगेटिव है, सेल के बाहर पॉजिटिव है, तो कंपैरेटिवली सेल अंदर से ज्यादा नेगेटिव है। तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको चेंज करने की जो कैपेसिटी है वो किस में है, न्यूरॉन में है, मसल सेल्स में है। तो ये जब चेंज होता है, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब चेंज होता है, तब नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है, तब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं। तो अब हम अभी आई होप आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल पता चला। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या है ये अब पढ़ते हैं। एक्शन पोटेंशियल इज अ सडन चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज फायर एक्शन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कि सेल अंदर से ज्यादा नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव ज्यादा है। तो अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर एकदम से चेंज करना है, कुछ सेल्स के पास ही है ये प्रॉपर्टी, जैसे कि न्यूरॉन इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देता है। जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, सपोज अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं कैसे होता है। सपोज ये अंदर से ज्यादा पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया। अभी क्या है, अभी नॉर्मली क्या होता है, जब रेस्ट पे होते हैं सेल तो नेगेटिव अंदर होता है ज्यादा और बाहर पॉजिटिव होता है। बट अगर ये चेंज हो जाए, पॉजिटिव अंदर हो जाए और नेगेटिव बाहर हो जाए, इट मीन्स हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करने से ही क्या होता है कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती हैं। और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सडनली चेंज करना एकदम से, वो न्यूरॉन के पास ये क्वालिटी है। जैसे कि हमने हॉट सरफेस को टच किया तो क्या हुआ, एकदम से सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो गया। तभी तो हमें पता चला कि कुछ स्टिमुलस आया, कुछ किसी ने ट्रिगर किया, किसी ने न्यूरॉन को ट्रिगर किया। तो यही है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये सडनली चेंज हो जाना।
अब इट इज फाउंड इन एक्साइटेबल सेल्स, सिर्फ नर्व्स और मसल सेल्स में ये पाया जाता है जो एक्साइटेबल सेल्स हैं, जैसे कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। नर्व सेल्स मतलब कि जो न्यूरॉन्स है ये क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिट होती हैं, तो ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल। इट इज यूजुअली इनिशिएटेड बाय मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, एग्जांपल फ्रॉम 70 मिलीवोल्ट्स टू +35 मिलीवोल्ट्स। अब ये समझो कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन के केस में ये जो रेस्ट पर ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये क्या है, -70 मिलीवोल्ट्स। तो यहां पर आप ध्यान देना कि ये रेस्टिंग फेस है न्यूरॉन की, मतलब जब न्यूरॉन रेस्ट पर है तब उसका इनसाइड क्या है, -70 मिलीवोल्ट्स ज्यादा नेगेटिव है आउटसाइड से। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज स्टेट ऑफ अ सेल। पोलराइज स्टेट का क्या मतलब है कि दो पोल्स बन गए, जैसे बैटरी के दो पोल होते हैं ना, वैसे ही उसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट, मतलब अंदर ज्यादा नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि रेस्ट पर होता है, जिसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं न्यूरॉन का। तो ये -70 मिलीवोल्ट्स होता है और इस टाइम पर हम न्यूरॉन को बोलते हैं पोलराइज्ड। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। ये कैसे चेंज हो जाता है, न्यूरॉन के केस में ये -70 से +35 मिलीवोल्ट चला जाता है। और इसको, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि अब पोलराइज नहीं रहता सेल, अब क्या रहता है, न्यूरॉन डीपोलराइज हो जाता है, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। अभी हम समझेंगे आगे वो कैसे होता है। और देन ये डीपोलराइजेशन दोबारा से, पोलराइज स्टेट मतलब कि दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस चला जाता है न्यूरॉन। तो आप ये समझो, द होल प्रोसेस यूजुअली लास्ट अ फ्यू मिलीसेकंड, हैज सेवरल स्टेजेस। ये सारा जो प्रोसेस है, मतलब आपने गर्म सरफेस को टच किया, आपको ये भी पता लग गया आपने गर्म सरफेस को टच किया, ब्रेन ने उसको प्रोसेस भी कर लिया और मैसेज भी भेज दिया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और हाथ हमने पीछे भी कर लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत मिलीसेकंड्स में होता है। मतलब कि पोलराइज स्टेट, पहले रेस्ट पे था न्यूरॉन, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट पर कितना है, -70 वोल्ट। जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, कोई ट्रिगर आया, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने से ये -70 मिलीवोल्ट से +35 मिलीवोल्ट चला जाता है। ये जो वोल्टेज है, ये जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस भी इसने आना है। तो ये सब कुछ क्या होता है, बहुत मिली सेकेंड्स में होता है। और ये कितनी स्टेजेस में होता है, टोटली 5 स्टेजेस है। फर्स्ट है रेस्ट, सेकंड डीपोलराइजेशन, थर्ड रीपोलराइजेशन, फोर्थ हाइपरपोलराइजेशन एंड फिफ्थ रिटर्न टू रेस्टिंग पोटेंशियल। तो अभी भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इट्स ओके, अभी हम डिटेल में और समझते हैं वन बाय वन कि ये कैसे होता है। तो फर्स्ट आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। तो इसमें हमने देखा था, सपोज ये एक्सोन है, तो ये एक्सोन है और ये क्या है, एक्सोन की मेम्ब्रेन, जो कि क्या है, एक्सोलेमा। तो अब हमने क्या देखा था कि जो कोई भी सेल है वो पोलराइज स्टेट में है, मतलब कि वो रेस्ट पर है। तो न्यूरॉन यहाँ पर अभी रेस्ट पर है, पोलराइज स्टेट में है, तो तब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पोटेशियम आयंस ज्यादा है, प्लस साथ में ही नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं। बाहर क्या है, बाहर सोडियम ज्यादा है, और सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू बाहर सोडियम कितने जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, और अंदर पोटेशियम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो बाहर क्या है, पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है ना, 3 जा रहे हैं, और अंदर जो पॉजिटिव है वो 2 ही है, वो कम आ रहा है, और साथ में ही एक ATP का यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इस टाइम पर जो अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो एक तो कम पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जो कि ऑन टॉप ऑफ दैट और नेगेटिव बढ़ा रहे हैं अंदर। तो अंदर क्या है, नेगेटिव ज्यादा है, बाहर क्या है, पॉजिटिव ज्यादा है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में पॉजिटिव ज्यादा है। और कितना नेगेटिव अंदर ज्यादा है, वो है -70 मिलीवॉट्स न्यूरॉन के केस में। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। RMP क्या है, व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट सेंडिंग एनी सिग्नल। अभी न्यूरॉन रेस्ट पर है, इसको अभी कोई सिग्नल नहीं मिला, मतलब अभी मैंने कुछ गर्म तवे को टच नहीं किया, अभी मैंने कुछ भी टच नहीं किया, अभी मेरे को कोई पिन नहीं चुभी, अभी मेरे को कोई स्टिमुलस नहीं आया, अभी रेस्ट पर है न्यूरॉन। तब क्या होता है, ये न्यूरॉन
अब इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज स्टेट बोलते हैं। मतलब ये न्यूरॉन क्या है, पोलराइज्ड है। इस स्टेट को हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं न्यूरॉन की। और वो कितना होता है, ये होता है इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज मोर नेगेटिव देन आउटसाइड। अंदर से न्यूरॉन ज्यादा नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। ये कितना अंदर ज्यादा नेगेटिव है, -70 मिलीवोल्ट्स, बाहर से ज्यादा नेगेटिव है। अब अंदर नेगेटिव क्यों है, सोडियम हाई है और क्लोराइड आउटसाइड हाई है। अंदर क्या है, पोटेशियम हाई है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। ये मैंने आपको बता दिया कि अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होते हैं सेल के अंदर, बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं और क्लोराइड ज्यादा होते हैं। अब अंदर नेगेटिव क्यों है, इसकी 3 चीजें हैं। फर्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप, वो मैंने आपको बता दिया कि वो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 सोडियम को सेल के अंदर भेजता है, जिससे सोडियम 3 जा रहे हैं तो 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव होने के कारण सेल के बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर कम पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, हर टाइम चाहे वो रेस्टिंग स्टेट है, चाहे वो अब न्यूरॉन चाहे डीपोलराइज हो जाएगा, हर टाइम एक चैनल ओपन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स। पोटेशियम लीकी चैनल्स, ये जो पोटेशियम लीकी चैनल्स है ये हर टाइम ओपन रहते हैं। इसका मतलब है कि ये पोटेशियम के लिए सेल मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, मतलब पोटेशियम इजीली सेल के बाहर मूव हो सकता है। तो अब ये जो लीकी चैनल्स है ये ओपन रहते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स। इससे क्या होगा, जो ये अंदर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं पोटेशियम, तो ये बाहर लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर और नेगेटिव हो जाएगा, होएगा ना। जब पॉजिटिव बाहर जाएगा तो इसका मतलब अंदर और नेगेटिव हो रहा है, तो उस वजह से भी पोटेशियम लीकी चैनल्स। तीसरा आता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पोटेशियम के साथ अंदर प्रेजेंट है, ये सेल के बाहर नहीं जा सकते, इनके लिए कोई लीकी चैनल नहीं है, तो ये सेल के अंदर ही रहते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज बना के रखते हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं सेल के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। ये तीनों चीजें जरूरी हैं कि सेल अंदर -70 मिलीवोल्ट्स नेगेटिव रहना चाहिए न्यूरॉन के केस में। तो ये इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, जस्ट न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि कब सिग्नल आएगा तो मैं ट्रिगर होऊंगा, तो मैं फायर करूंगा। क्या फायर करूंगा, एक्शन पोटेंशियल फायर करूंगा, नर्व इंपल्स फायर करूंगा। अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। फर्स्ट क्या थी, पोलराइज स्टेज एट रेस्ट न्यूरॉन, जिसको हम बोलते थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेकंड स्टेज में क्या होता है, डीपोलराइजेशन। अब जो पोलराइज स्टेट है वो क्या रहेगी, पोलराइज नहीं रहेगी। पोलराइज नहीं रहेगी मतलब कि जो अंदर क्या था, नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था, अंदर -70 मिलीवोल्ट्स नेगेटिव था, वो अब नहीं रहेगा, वो उल्टा हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, व्हेन अ स्टिमुलस लाइक टच और पेन, कोई भी जब स्टिमुलस आता है, सपोज किसी को टच किया या फिर किसी ने सपोज आपने कांटे को टच कर लिया तो आप एकदम हाथ पीछे करते हो, आपने गर्म सरफेस को टच कर लिया, आपको कहीं पे पेन हुआ, कोई इनसाइड कोई स्टिमुलस है, आउटसाइड भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल चेंज आया एनवायरनमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। जब भी वो न्यूरॉन को हिट करेगा, जब भी वो न्यूरॉन को हिट करेगा, तो सपोज अब यहां पर मैंने स्किन पर टच किया तो यहां पर क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि उसको सेंस कर लेंगे और देन न्यूरॉन को मतलब हिट कर दिया। तो जब भी न्यूरॉन हिट हुआ तो हर कोई स्टिमुलस उसको ट्रिगर नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस आना चाहिए। मतलब कि अब सपोज आपको गन का ट्रिगर दबाना है, तो अगर हम प्यार से दबाएंगे तो गन का ट्रिगर तो दबेगा नहीं और वो फायर नहीं होगी गन, उसमें से गोली नहीं चलेगी ना। हमको क्या करना पड़ेगा, कस के उसका ट्रिगर दबाना पड़ेगा गन का। तो गन का ट्रिगर दबाने के लिए जैसे हमको एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ता है ट्रिगर पे, ऐसे ही न्यूरॉन को भी हर स्टिमुलस ट्रिगर नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस आएगा तभी न्यूरॉन ट्रिगर होगा। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं, कि अगर स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग इनफ होगा तभी क्या होगा कि वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचेगा और तभी न्यूरॉन जो है वो ट्रिगर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, कि तभी न्यूरॉन क्या होगा, डीपोलराइज होगा। अब न्यूरॉन के केस में कि कब वो ट्रिगर होगा, कितना स्टिमुलस आना चाहिए, कितना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होना चाहिए उसको ट्रिगर करने के लिए, मतलब कि वो नर्व इंपल्स कब ट्रांसमिट करेगा, कब जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, वो कितना होना चाहिए, -55 मिलीवॉल्ट्स होना चाहिए। तो वैसे कितना होता है, -70 होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 होता है।
तो वो थोड़ा पॉजिटिव साइड जाना चाहिए, मतलब -55। ये तो आप समझ रहे हो ना कि -70 से -60, -55, -45, तो वो पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। तो -55 का थ्रेशोल्ड जब आएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग इनफ स्टिमुलस होगा कि वो इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रीच करेगा, मतलब -55 मिलीवोल्ट्स जब सेल के अंदर होगा। अभी कितना था, -70 मिलीवोल्ट्स। जब -55 मिलीवोल्ट्स होगा तभी क्या होगा कि डीपोलराइजेशन शुरू होगी, तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्सोन के किस पार्ट में जनरेट होता है? तो सपोज ये डेंड्राइट, ठीक है ना, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है। अब यहां से डेंड्राइट ने कोई स्टिमुलस को रिसीव किया, सेल बॉडी ने उसको प्रोसेस किया, ठीक है, लेकिन जो स्टिमुलस था ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सपोज -70 मिलीवोल्ट्स होता है वैसे अंदर, और अगर सपोज कितना था, -65 मिलीवोल्ट का था वो स्टिमुलस, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब -55 से ऊपर जाएगा, मतलब -50 होगा, -45 होगा, तभी वो -55 या उससे ऊपर, मतलब पॉजिटिव साइड जाएंगे, तभी वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। अदरवाइज ये न्यूरॉन जो है स्टिमुलेट नहीं होगा। तो ये भी समझ लो आप बात कि कम वीक स्टिमुलस होगा तो आगे जो है नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगी। और ये नर्व इंपल्स कहां जनरेट होती है? ये एक्सोन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलोक। ये टेपर्ड पार्ट होता है यहां पर, जो कि सेल बॉडी से निकलता है इस तरह से, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक। और ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। यहां पर जो स्टिमुलस है, जो थ्रेशोल्ड है, वो कितना आना चाहिए? वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होना चाहिए, तब जाकर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं आता तो ये जो न्यूरॉन है ये ट्रिगर नहीं होगा, इसमें नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होंगी, या फिर आप बोल सकते हो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो वो कितना होना चाहिए? कम से कम -55 मिलीवोल्ट होना चाहिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आएगा तभी यहां पर ये एक्सोन हिलोक पॉइंट होता है, जो कि यहां से एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जनरेट होता है। तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तब आगे एक्सोन में वो नर्व इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे पास होगी। स्लाइड में हम क्या समझ रहे हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उससे अब मेम्ब्रेन जो है वो चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं, जिसमें सिग्नल आया है और सिग्नल अब शुरू होगा यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर, जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट होगी। तो क्या होता है जब यहाँ पर सपोज -55 मिलीवोल्ट्स का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच कर लिया उस स्टिमुलस ने, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। ये ना एक चैनल होते हैं ये वाले, जिनको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। पहले हमने क्या पढ़ा था? पोटेशियम लीकी चैनल्स, वो हमेशा खुले रहते हैं जिससे पोटेशियम लीक होता है। ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये तब खुलते हैं जब पर्टिकुलर वोल्टेज आती है। पर्टिकुलर वोल्टेज मतलब -55 मिलीवोल्ट जब सेल के अंदर होगा ना, तब ये ओपन होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे ओपन। तो जब ये ओपन होते हैं तो क्या होता है कि जो सोडियम है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। एकदम से बहुत ज्यादा इनफ्लक्स जाता है सोडियम का सेल के अंदर। तो क्विकली क्या होता है कि सोडियम रशेज इनटू द सेल। ये सेल के बाहर वाली स्टेट है, ये सेल का अंदर है। तो सोडियम एकदम से जब अंदर जाएगा, सोडियम क्या है? पॉजिटिव है। सोडियम एकदम से सेल के अंदर चला गया, बहुत सारा चला गया, क्या चेंज आएगा? चेंज क्या आएगा कि सेल के अंदर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू सेल के बाहर। सो सेल के बाहर नेगेटिव चार्ज, सेल के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगा। और कितना पॉजिटिव आ जाएगा? इनसाइड बिकम लेस नेगेटिव एंड क्विकली पॉजिटिव। कितना? +30 मिलीवॉट। पहले कितना था? पहले था -70 मिलीवॉट, और एकदम से कितना हो गया? +30 मिलीवॉट। कैसे हुआ एकदम से +30 वॉट? कि सबसे पहले एक स्टिमुलस आया जो कि इतना स्ट्रॉन्ग इनफ था कि उसने ट्रिगर किया एक्शन पोटेंशियल को, जिससे क्या हुआ कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए तो सोडियम एकदम से अंदर गया सेल के। तो पॉजिटिव, जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयंस अंदर गए तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट बढ़ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। अब ये सेल पोलराइज नहीं रहा। पोलराइज क्या था? जब सेल अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। अभी अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और बाहर क्या? सेल के नेगेटिव हो गया। अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। कितना हो गया? +30 मिलीवोल्ट। तो +30 मिलीवोल्ट्स पे क्या होता है? डीपोलराइजेशन होता है।
सेल डिपोलराइज हो गया है। अब मतलब यहां पर क्या हो गया है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रिगर हो गया, जनरेट हो गया, नर्व इंपल्स अब आगे ट्रांसमिट होगी। तो क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज ट्रिगर्स नेबरिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब ये एक ही नहीं है, और भी है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। एक खुला तो दूसरा खुलेगा, तीसरा खुलेगा, ये आगे के आगे खुलते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो नर्व इंपल्स है वो आगे ट्रांसमिट होगी। ये जो इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स है ये न्यूरॉन के अंदर आगे 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 ट्रांसमिट होती जाएगी। इससे क्या होगा, दिस कॉजेज अ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। तो इससे एक वेव आ जाएगी डिपोलराइजेशन से, जिससे नर्व इंपल्स ऐसे आगे बढ़ेगी। वेव कैसे, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते गए, तो इससे क्या हुआ, चार्ज चेंज होता गया। तो जैसे अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था, तो जहां जहां खुल रहे हैं आगे आगे ये जा रहा है, तो चार्ज चेंज हो रहा है, अंदर पॉजिटिव होता जा रहा है। तो ये एक वेव चलेगी। इसका मतलब क्या है, नर्व इंपल्स आगे ट्रांसफर हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, द नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द एक्सोन। तो जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा, चार्ज अंदर पॉजिटिव होता जाएगा, वैसे वैसे जो एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स है वो ट्रेवल करेगी एक्सोन में, जो कि कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स होती है, जो एक्सोन के अंदर ट्रेवल करती है। बाहर कौन से हमने पढ़ लिया, वो केमिकल वाले हैं जो सिनैप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो फर्स्ट क्या था, पोलराइज, जिसमें अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था। अब क्या हो गया, डिपोलराइज, अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर कितना पॉजिटिव हो गया, +30 मिलीवॉट्स। अब हम पढ़ते हैं थर्ड, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मतलब रिटर्निंग टू नॉर्मल। अब एक बार ये तो चला गया, मैसेज तो चला गया आगे, अब रिटर्न होना है, न्यूरॉन ने दोबारा वापस उसी स्टेट पर आना है, पोलराइज स्टेट पर। तो अब क्या होगा, आफ्टर रीचिंग +30 मिलीवॉट, जैसे ही +30 मिलीवॉट पर रीच कर जाता है, उसके बाद न्यूरॉन्स अपनी रेस्टिंग स्टेट पर स्टार्ट हो जाता है आना, बैक टू नॉर्मल। तो क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये क्लोज हो जाते हैं। अब ये बंद हो गए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब खुलेंगे कौन से, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब ये है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, अब ये खुलने शुरू हो जाएंगे। जब ये खुलेंगे, ये तभी खुलेंगे जब +30 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगा। +30 मिलीवोल्ट पहुंचने से क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, और जो सेल के अंदर पोटेशियम था वो सारा एकदम से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। सारा मतलब काफी ज्यादा पोटेशियम बाहर आ जाएगा सेल के। काफी ज्यादा पोटेशियम बाहर आने से क्या होगा, पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेशियम बाहर आ गया सेल के। तो पोटेशियम पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव बाहर आ गया, तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर सेल के पॉजिटिव। तो चार्ज तो ऐसा ही चाहिए था हमको, चार्ज हो गए ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, इनसाइड बिकम्स नेगेटिव अगेन, दोबारा अंदर नेगेटिव हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन, मतलब रिटर्निंग टू नॉर्मल। अब एक चीज यहां पर और होती है, क्या होती है, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो हमने देखे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये क्या होता है ना, वैसे कितने पे आना था, -70 मिलीवोल्ट पे आना था सेल को, क्योंकि वही है ना नॉर्मल, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट है। लेकिन ना ये उससे भी ज्यादा नेगेटिव चला जाता है थोड़े टाइम के लिए। क्यों चला जाता है, क्योंकि ये जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है ये ज्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं, थोड़े से ज्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं। -70 मिलीवोल्ट पहुंच गया लेकिन फिर भी खुले हुए हैं ये, तो उससे क्या होगा, पोटेशियम बाहर आता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर आता रहेगा, जिससे अंदर ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरपोलराइजेशन या फिर ब्रीफ ओवरशूट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, समटाइम्स टू मच पोटेशियम गोज आउट एंड बिकम्स मोर नेगेटिव देन -70 मिलीवोल्ट, दिस इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। अब इसको सही कौन करता है, तो अब रिकवरी स्टेज जो कि 5th है, बैक टू नॉर्मल, ये कैसे होता है, हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप तो है नहीं, तो है ये पंप ना, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि 3 सोडियम को बाहर निकालता है सेल के और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है, राइट, और एक ATP का यूज करता है साथ में। तो अब ये जो पोटेशियम ज्यादा बाहर चला गया था, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप उस पोटेशियम को अंदर लेके आ जाएगा, 2 पोटेशियम को अंदर ले आएगा, तो ये दोबारा से रेस्टिंग लेवल पर आ जाता है। ये जो थोड़े टाइम के लिए ये होता है कि ज्यादा पोटेशियम चला गया बाहर सेल से और -70 मिलीवोल्ट से भी नीचे चला गया, उसको सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा नॉर्मल ले आता है, क्योंकि जो पोटेशियम बाहर गया था उसको वो दोबारा अंदर ले आता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, दोबारा रेस्टिंग पर, दोबारा नॉर्मल पर लाना, जो कि किसकी वजह से होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से होता है। अब इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। तो एक बहुत सिंपल ग्राफ है जिसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। तो इधर क्या है, ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, MP मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इधर साइड क्या है, टाइम। अब हम कैसे समझेंगे, देखो हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है, -70 मिलीवोल्ट,
न्यूरॉन के केस में तो -70 मिलीवोल्ट ये क्या है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी। तो यहाँ पर न्यूरॉन जो है पोलराइज स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है, तो ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब स्टिमुलस जो आएगा वो कितने थ्रेशोल्ड का होना चाहिए, कम से कम वो -55 मिलीवोल्ट को रीच करना चाहिए। तो इतना वो रीच करेगा तभी वो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। ये क्या है हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, तो यहां तक रीच करना चाहिए उसको। ये आ गया यहां तक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रिगर पॉइंट हो गया जो कि क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। अब यहां से जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अगर -55 से नीचे का होगा, सपोज -60 -65, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। -55 से ऊपर ही वोल्ट्स होने चाहिए तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो -55 वोल्ट को टच करते ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होते ही कहां तक पहुंच जाता है, +35 मिलीवोल्ट। मतलब ये जो है ये था हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहां से जो ट्रिगर आया वो कम से कम कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, -55 मिलीवोल्ट। जब अंदर नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा एक्शन पोटेंशियल को। तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट है -55 मिलीवोल्ट तक। उसके बाद ये सेल क्या रहेगा, ये डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये +35 ये क्या है, पीक है, ये मैक्सिमम है। यहां पर क्या था, पोलराइज्ड, रेस्टिंग पे -55 पे ट्रिगर हुआ एक्शन पोटेंशियल, और उसके बाद वो क्या हुआ, डीपोलराइज हुआ, +35 पर पीक है। उसके बाद वो रिटर्न होगा नॉर्मल पर, रिटर्न होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। लेकिन कुछ टाइम तक क्या होता है कि पोटेशियम चैनल ज्यादा ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये और नीचे चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मतलब ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता है, -70 मिलीवोल्ट से भी नेगेटिव चल जाता है। अब उसको नॉर्मल करने के लिए क्या है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि पोटेशियम को दोबारा से, जो भी पोटेशियम बाहर चला गया सेल के, उसको दोबारा सेल के अंदर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को, और 1 ATP यूज होगी। तो ऐसे बहुत सारे सोडियम पोटेशियम पंप के चलते क्या होगा कि पोटेशियम दोबारा आ जाएगा, जिससे दोबारा से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और कितना आ जाएगा, -70 मिलीवोल्ट्स दोबारा से। तो ये दोबारा से ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो गया। तो ये ग्राफ है हमारा। अब है प्रोपिगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल आके कैसे कंडक्ट होता है। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारी डेंड्राइट सेल बॉडी, यहाँ पर एक्सोन हिलोक पर आया ट्रिगर, तो क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, मतलब नर्व इंपल्स जनरेट होगी आगे ट्रांसमिट होने के लिए। तो देखो ये चार्जेस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये सेगमेंट्स में चार्जेस चेंज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आगे नर्व इंपल्स कंडक्ट होगी, मतलब वेव ऑफ सिग्नल आगे ट्रांसमिट होगा। तो आप देख रहे हो कि पहले नेगेटिव था अंदर, ये पॉजिटिव अंदर हो गया, देन ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और दोबारा पीछे वाला जो है वो नॉर्मल पर आई जा रहा है। तो वंस द इंपल्स इज जनरेटेड एट एक्सोन हिलोक, एक्सोन हिलोक पे जैसे ही नर्व इंपल्स जनरेट होंगी तो ये अलोंग द एक्सोन ट्रैवल करेंगी एक्सोन टर्मिनल तक। ईच सेगमेंट ऑफ द एक्सोन गेट्स डीपोलराइज एंड देन रीपोलराइज। पहले डीपोलराइज होगा, दोबारा से रीपोलराइज होगा, डीपोलराइज, दोबारा से रीपोलराइज। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, अब जिस एक्सोन पर तो माइलिन शीथ होगी, वहां पर क्या होगा, जो नर्व इंपल्स है वो जंप करके नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर जंप करेगी, और क्विकली फास्ट ज्यादा स्पीड में मैसेज ट्रांसफर होगा, ज्यादा स्पीड में नर्व इंपल्स ट्रांसफर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। और जिसमें माइलिन नहीं होगी उसमें थोड़ा स्लो होगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो वही यहां पर बताया गया है। नाउ रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि आफ्टर फायरिंग, फायरिंग मतलब जैसे गन को फायर कर दिया ना, जैसे गन ने अगर बुलेट को फायर कर दिया तो उसके बाद वो रेस्ट लेती है, ऐसे ही न्यूरॉन्स में जब एक बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स फायर हो जाती है, मतलब नर्व इंपल्स चली गई सेल डेंड्राइट से सेल बॉडी, देन एक्सोन, देन आगे पास हो गई दूसरे न्यूरॉन तक, तो आफ्टर फायरिंग क्या होता है, न्यूरॉन एक शॉर्ट रेस्ट लेता है। ड्यूरिंग दिस टाइम इट कैन नॉट फायर अनदर इंपल्स। इससे क्या होता है कि इस रेस्ट में वो दूसरी इंपल्स को फायर नहीं करता, जिससे क्या होता है एक ही डायरेक्शन में एक तो इंपल्स जाती है और दूसरा जो आयंस की रिकवरी है वो भी पॉसिबल हो पाती है। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसमिशन समझ आया। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।